अधिकांश यूरोपीय देशों ने अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण लागू कर दिया था। यूरोप धीरे धीरे एक सैनिक शिविर में परिणत होता जा रहा था, क्योंकि जैसे जैसे आर्थिक वृद्धि हो रही थी तो हर कंट्री अपने सैनिकों को की संख्या में इजाफा करते जा रहा था। और उस टाइम के हिसाब से सबसे जिसकी नेवी जितनी मजबूत, उस राज्य की कंडीशन, उस राज्य की सुरक्षा उतनी मजबूत थी। तो नेवी का स्ट्रांग होना सबसे महत्वपूर्ण था। और आज के टाइम पर हम देखें तो आज के टाइम पर नेवी और एयर, इन दोनों पर जिस देश का कब्जा है वो टॉप में। जैसे अमेरिका देखो, दुनिया का सबसे बड़ी नेवी फ्लीट है अमेरिका की, और आज अमेरिका टॉप में है। कहने की ज़रूरत नहीं कि हर देश दावा करता था कि उसकी सैनिक शक्ति की वृद्धि का उद्देश्य मात्र प्रतिरक्षात्मक है, जबकि दूसरों का आक्रामक है। आज के टाइम पे भी आप देखो तो हर कंट्री कहते हैं कि हम अपनी सैनिक शक्ति बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद की रक्षा कर सकें। और बाकी कोई और अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाता है तो उसको बोलते हैं ये आक्रामक है। जैसे अमेरिका ईरान पर कितने हमले किए। अभी जो इजराइल वर्सेस ईरान वॉर हुई उसमें अमेरिका बीच में कूद गया और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। और बदले में क्या कहा, ये न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं, इससे दुनिया को खतरा है। और जो बाकी लोगों के पास है क्या उससे दुनिया को खतरा नहीं है? जर्मनी अपनी नौसेना का विस्तार करने लगा तो ब्रिटेन ने उसका विरोध करते हुए कहा कि इतनी शक्तिशाली थल सेना के रहते नौसेना का विस्तार उसके लिए बिल्कुल गैर जरूरी है। जर्मन सम्राट द्वितीय कैसर विलियम ने घोषणा की, जर्मन बेड़े का निर्माण किसी के खिलाफ नहीं किया जा रहा, इंग्लैंड के खिलाफ तो बिल्कुल ही नहीं। तो इसका निर्माण जरूर। और आगे आपने देखा ही होगा वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2। अब मैं इंग्लैंड में कब्जा करने वाला था जर्मनी, इंग्लैंड के खिलाफ तो बिल्कुल ही नहीं, ये कहा कैसर विलियम ने। और वो कहते हैं मैं फ्रांस और रूस से और इंग्लैंड से भी स्वयं को सुरक्षित करना चाहता हूं, और मैं काले लोगों के खिलाफ पूरे मन से गोरे लोगों के पक्ष में। मतलब उस टाइम जैसे यहाँ पे भारत में आप देखो तो ये जातिवाद होता है ना, कि ये ऊंची जाति है नीची जाति वगैरह, वैसे ही वहाँ था गोरा काला होना। उधर ब्रिटेन अपनी नौसैनिक श्रेष्ठता कायम रखने को कटिबद्ध था। मतलब अगर हम देखें तो जो बेहतर होने की रेस होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती। अगर आप बेहतर नहीं हैं तो आपके मन में हमेशा चलता रहेगा कि बेहतर बनना है, और जो बेहतर हैं उनके मन में हमेशा चलता रहेगा कि हमको बेहतर बने रहना है। क्योंकि बेहतरीन बनने की रेस ऐसी है कि अगर आप बेहतर हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप और बेहतर नहीं हो सकते। कहते हैं दुनिया का नाम है चलते रहना, तो चलते रहिए। दुनिया रुकती नहीं है, ना हजारों सालों से रुकी, ना आगे रुकेगी, ये बस चलती रहती है। और यही जीवन है जो चलता रहता है। जैसे आप पृथ्वी को देखें, क्या ऐसा हुआ कि आज पृथ्वी थक गई हो कि आज मैं थक गई हूँ आज मैं रुक जाती हूँ? नहीं, नहीं हुआ। वो भी घूमती रहती है, उसका भी एक टाइम पीरियड है जब तक वो घूमती रहेगी। वैसे ही हमारा भी एक टाइम पीरियड है, उससे ज़्यादा ना हम घूम पाएंगे ना ये पृथ्वी घूमेगी। तो सबका एक टाइम पीरियड है, तो हम यहाँ घूमने आए हैं। वह इस श्रेष्ठता का उपयोग पिछले प्राय 300 वर्षों से करता आ रहा था। कौन? ब्रिटेन। 300 वर्षों से वह टॉप में था, और अपने साम्राज्य और वाणिज्य व्यवसाय की रक्षा के लिए एवं स्वयं को सुरक्षा का भाव देने के लिए वह इसमें किसी तरह की कमी करने को तैयार नहीं था। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया 4.5 करोड़ लोग की पॉपुलेशन थी उस समय ब्रिटेन की। और जिस इलाके पर वो शासन करता था उसकी पॉपुलेशन 40 करोड़, मतलब 4.5 करोड़ लोगों ने
40 करोड़ लोगों पर शासन किया। शर्म की बात है। 40 करोड़ लोगों को तो पानी में डूब के मर जाना चाहिए इन दैट टाइम, उस टाइम पे। जिस सरमर्गी से विभिन्न यूरोपीय राज्यों की सैनिक शक्ति में वृद्धि की जा रही थी, जिस लगन से युद्ध की तैयारियां हो रही थी, उससे लगने लगा था कि लड़ाई अवश्यंभावी है। सच तो यह है कि तब युद्ध को एक सामान्य कुदरती बात माना जाता था, बल्कि एक श्रेष्ठ गुण की तरह उसका भकान भी किया जाता था कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। युद्ध की तैयारियों के साथ साथ युद्ध का प्रचार भी चलता रहता था, और कुछ राजनीतिज्ञ दार्शनिक लोग युद्ध को सृष्टि का एक दैवी नियम और प्रगति की शर्त मानते थे, जो कि बिल्कुल सही बात है। अगर युद्ध नहीं होगा तो जीवन कैसे चलेगा? युद्ध तो होना ही है, आज नहीं तो कल। न्यूक्लियर वॉर तो होनी है, आज नहीं होगी कल होगी, कल नहीं होगी परसों होगी, लेकिन न्यूक्लियर वॉर तो ज़रूर होगी गाइस। देखना एक दिन। कौन करेगा? हम करेंगे। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन न्यूक्लियर वॉर तो होगी और ज़रूर होगी। हथियार होता ही है चलाने के लिए, बंदूक होती है चलाने के लिए। हम चलाएं आप। जब हम यूरोप की आर्थिक तथा नैतिक सैनिक शक्ति की बात करते हैं, तो यह याद रखना चाहिए कि उस महाद्वीप के सभी देश उसमें भागीदार नहीं थे, क्योंकि भागीदार होने के लिए ताकत चाहिए, और सारे देशों में ताकत तो थी ही नहीं लड़ने की। 1940 में जब लड़ाई शुरू हुई, उस समय यूरोप में कोई 25 छोटे बड़े देश थे। ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस टॉप में थे, सबसे औद्योगिकृत, इंडस्ट्रियलाइज, ताकतवर देश उस समय के हिसाब से। लेकिन बाकी देशों में से अधिकांश देश जैसे आइबेरियाई प्रायद्वीप में स्पेन, पुर्तगाल, अल्बानिया, सर्बिया, बुल्गारिया जैसे बाल्कन राज्य तथा ग्रीस, यूनान और पूर्वी यूरोप के देश मुख्य रूप से प्रौद्योगिक प्री इंडस्ट्रियल अवस्था में थे। यद्यपि प्री इंडस्ट्रियल, जैसे इंडिया भी प्री इंडस्ट्रियल में है, वैसे ही वो भी प्री इंडस्ट्रियल में थे। लेकिन सोचो उस समय ये सब राज्य प्री इंडस्ट्रियल में थे, और भारत आज प्री इंडस्ट्रियल में है उस समय के हिसाब से। तो सोचिए भारत आज कितना पीछे है, मतलब हम 100 साल तो पीछे ही चल रहे हैं। इनमें से कुछ ने जहाँ तहाँ अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए थे। यूरोप का सबसे बड़ी आबादी वाला देश रूस भी, जिसका अपना एक विशाल साम्राज्य था। रूस की तो अलग ही कहानी है। इतने बड़े डाउनफॉल के बाद भी आज वो देश टॉप में चल रहा है, किसी की धमकियों से डरता नहीं है, तो बहुत बड़ी बात है। वहाँ औद्योगिकरण अभी आरंभ ही हुआ था, और वह भी मुख्य रूप से दूसरे देशों के निवेशों के बल पर टिका हुआ था। इसके अलावा भी सभी राज्य राष्ट्रीयता के सिद्धांत के अनुसार गठित नहीं थे, मतलब अभी अभी सभी ने चेंज को अपनाया था। राजा से संसद की तरफ एक बड़ा बदलाव। एस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया के बाल्टिक राज्य, फिनलैंड रूसी साम्राज्य के अंग थे। राज्य के रूप में पोलैंड का कोई अस्तित्व ही नहीं था, जो कि आज है। उसका एक हिस्सा रूस के कब्जे में था, दूसरा ऑस्ट्रो हंगरी साम्राज्य का अंग था, तीसरा जर्मनी में शामिल था। चेकोस्लाविया और इसी तरह स्लाव जाति की आबादी वाले अनेक इलाके, जो बाद में कुछ समय पहले तक यूगोस्लाविया का अंग थे, भी ऑस्ट्री हंगरियाई साम्राज्य के हिस्से थे। आयरलैंड सदियों से ब्रिटेन का उपनिवेश बना हुआ था। इन देशों की राज्य व्यवस्थाओं में भी अंतर था। इनमें से कुछ गणतंत्र थे, हालांकि सभी गणतंत्र लोकतांत्रिक नहीं थे। कुछ संवैधानिक राजतंत्र कायम किया था। संवैधानिक राजतंत्रों में सभी राजाओं के अधिकार समान नहीं थे, बाकी के राज्य कुलीन तंत्र के अधीन थे। मतलब कुल मिलाकर राजा का ही अधिकार था, लेकिन संसद बन चुकी थी। यूरोप के अंदर संघर्ष देखें तो यूरोपीय देशों के संघर्ष उपनिवेशों के प्रश्न तक ही सीमित नहीं थे। यूरोपीय मामलों को लेकर भी उनके बीच तनाव और वैर विरोध था। उस समय के 25 में से 5 यूरोपीय राज्यों को शक्तिशाली राज्य कहा जा सकता था। ये थे ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस जो टॉप में थे,
उसके बाद थे ऑस्ट्रो हंगरी और रूस। इनमें से ब्रिटेन सबसे समृद्ध और सबसे शक्तिशाली था। कहते थे ब्रिटेन का सूरज कभी डूबता नहीं था। ब्रिटेन सन नेवर फॉल। ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली लागू थी, यद्यपि राजपथ को कायम रखा गया था जैसे कि आज भी है। 19वीं सदी के दौरान पारित अनेक सुधार अधिनियमों के बाद भी ब्रिटिश संसद के निर्वाचित सदस्यों के सदन हाउस ऑफ कॉमन्स को दूसरा सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स तथा जिसके सदस्य वंशानुगत होते थे सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। लेकिन सबसे पहला जो चेंज था दुनिया का वो ब्रिटेन ने एक्सेप्ट किया, लोकतंत्र गणतंत्र के रूप में, संसद के रूप में। तो जो सबसे पहले चेंज एक्सेप्ट करेगा वही टॉप में रहेगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है बदलाव, बदलना तो पड़ेगा। अब भी सभी पुरुषों को मताधिकार प्राप्त नहीं था और स्त्रियों को तो बिल्कुल ही नहीं, बट उसमें भी यूरोप में सबसे पहले चेंजेस आए स्त्रियों को लेकर। हर चीज़ में स्त्रियों को आगे किया गया। उन दिनों ब्रिटेन के सामने जो एक बड़ी समस्या थी वह थी आयरलैंड वासियों की स्वशासन, होम रूल की मांग से निपटना, जैसे भारत में हुई। आयरलैंड में स्वतंत्रता के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन खड़ा हो रहा था और भारत में भी ऐसा ही हुआ आगे चलकर। लेकिन आप सोचो 4.5 करोड़ लोग अगर 40 करोड़ लोगों को गुलाम बनाकर अगर एक दिन भी शासन कर लें तो फिर उनकी ज़िंदगी पे तो थू है। मतलब तुम जिंदगी नहीं जी तुमने, तुम जानवर हो। मतलब तुम्हारे पास दिमाग नहीं है कि ये तुम पर शासन कर रहे हैं। मैन मतलब तुम वैसे भी मरे हुए हो, जी क्यों रहे हो। भगत सिंह कहते थे कि बेटर टू स्टैंडिंग डाई टू लिव ऑन योर नीज। मतलब अपने घुटनों पर बैठने कर जीने से बेहतर है कि खड़े होकर मर जाओ, लेकिन ऐसी जिंदगी मत जियो। आयरलैंड में स्वतंत्रता के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन खड़ा हुआ। भले ही उत्तरी आयरलैंड में बहुत से लोग, जिनमें से अधिकांश इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से जाकर वहां बस गए थे, इस आंदोलन के खिलाफ थे। क्योंकि जिस भी चीज़ से अगर आपका नुकसान होता है तो वो आप उसका विरोध करते हैं। डिपेंड करता है कि उस चीज़ से आपका नुकसान होता ही नहीं। कोई भी चीज़ हो रही है, आप नोटिस करना, अगर उससे आपका नुकसान हो रहा है तो आपको उससे फ़र्क पड़ेगा, आप उसका विरोध करेंगे। लेकिन अगर उससे आपका फ़ायदा हो रहा है तो आप उसका विरोध नहीं करेंगे, चाहे उससे सामने वाले का कितना ही बुरा क्यों ना हो रहा हो। जर्मनी आर्थिक तथा सैनिक दोनों दृष्टियों से यूरोपीय महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा था और वह ब्रिटेन का मुख्य प्रतिद्वंदी भी था। वह भी संसदीय शासन प्रणाली लागू थी। हालांकि जर्मन सम्राट की स्थिति ब्रिटेन के राजा से बहुत अधिक मजबूत थी। जर्मन भूभाग में पोलैंड का एक हिस्सा, उस टाइम पे तो पोलैंड था ही नहीं, पोलैंड का एक हिस्सा और 1871 की लड़ाई में फ्रांस से छीना गया अल्सेस लोरेन भी शामिल था। यूरोप के तीसरे सबसे अधिक औद्योगिकृत इंडस्ट्रियलाइज्ड राज्य फ्रांस में 1871 से ही गणतंत्र कायम था। उसके मन में जर्मनी के हाथों अपनी अपमानजनक पराजय का बदला लेने की आकांक्षा 1871 से ही पल रही थी। वह प्रतिशोध की लड़ाई में अल्सेस लॉरेन को वापस लेने के लिए कसमसा रहा था। मध्य यूरोप की एक प्रभुत्वशाली शक्ति हैब्सबर्ग साम्राज्य था। हैब्सबर्ग राजवंश ऑस्ट्रिया और हंगरी इन दोनों देशों पर राज करता था, इसलिए इसे डुअल मोनार्की कहते थे, द्विदेशीय राजतंत्र कहा जाता था। फ्रांसिस जोसेफ ऑस्ट्रिया का सम्राट होने के साथ ही हंगरी का राजा भी था। राजनीतिक दृष्टि से ऑस्ट्रिया हंगरी यूरोप का सबसे अधिक अशांत राज्य था। यूरोप के एक बड़े क्षेत्र में फैले इस साम्राज्य के प्रदेशों में ऑस्ट्रिया हंगरी के
अतिरिक्त ऐसे अनेक इलाके शामिल थे जिनमें अलग अलग राष्ट्रीयता वाले लोग का निवास था। और यही चीज़ हुई भारत के साथ, अलग अलग कोने से उठकर आकर बस गए। हिंदू थे, फिर उसी में आकर मुसलमान बस गए, फिर उसी में पंजाबी लोग हैं, उसी में अपने केरल के लोग हैं, उनकी अलग लैंग्वेज है, नॉर्थ ईस्ट की अलग लैंग्वेज है। मतलब जहाँ देखो सबकी अलग अलग लैंग्वेज है। एक देश के अंदर 10 लैंग्वेज चल रही हैं। यही भेदभाव हमें आगे नहीं बढ़ने देता। 1 कंट्री 1 नेशन 1 लैंग्वेज होना चाहिए। ऑस्ट्रिया हंगरी, जैसा ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ सालों पहले हुआ, वैसा भारत के साथ आज चल रहा है। इन सभी प्रदेशों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो चुकी थी, जिससे तीव्र असंतोष और विभेद फैला। ऑस्ट्रिया हंगरी के स्लाव लोगों के राष्ट्रवाद को रूस और सर्बिया से बढ़ावा मिलता था। इससे इन दोनों देशों और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच प्रबल वैरभाव हो गया। रूस यूरोप का सबसे बड़ा देश था। उसने जो विस्तृत, आप देखें तो रूस का आधे से ज्यादा हिस्सा तो एशिया में ही आता है। रूस यूरोप का सबसे बड़ा देश था और उसने जो विस्तृत साम्राज्य स्थापित किया था उसमें यूरोप के बाल्टिक राज्य, फिनलैंड और पोलैंड का हिस्सा शामिल थे। इसके अलावा उत्तरी और मध्य यूरोप भी उसके अंग थे। उसके जो थोड़े बहुत उद्योग थे वे कुछ बड़े नगरों तक ही सीमित थे। उसकी राजनीतिक व्यवस्था युग जर्जर हो चली थी। यूरोप की बात, ये रशिया की बात चल रही है। वहाँ जार कहे जाने वाले रूसी सम्राट का निरंकुश शासन था। 1905 तक वहाँ नाम मात्र को भी कोई संसद नहीं थी। 1905 की क्रांति के बाद ड्यूमा नामक एक संसद स्थापित की गई, लेकिन उसके हाथ में कोई सत्ता नहीं थी। रूसी साम्राज्य की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के कारण वहाँ की गैर रूसी जातियों में असंतोष की भावना भड़क रही थी। यूरोप का एक और राष्ट्र जो शक्तिशाली होने का दम भरता था वह था इटली। उसकी औपनिवेशिक महत्वाकांक्षाएं प्रबल थी, लेकिन उत्तरी हिस्से को छोड़कर बाकी का इटली पिछड़ा हुआ था। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।